पहली स्टोरी कर्ण पिशाचिनी साधना। 21 दिन लगातार शमशान में काली तिल और गूगल की ध्वनि और एक ऐसी साधना जो इंसान का सब कुछ बदल देती है। ओम कर्ण पिशाचिनी अमुक सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर अतीत नागवत वर्तमान कथय कथय इन कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। ये लाइन सुन के आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। ये कहानी है विवेक की, जो अपनी माँ के साथ बनारस में रहता था। विवेक जब 8 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ ने उसको बड़े संघर्ष और प्यार के साथ पाला था और फार्मेसी कराई थी। फार्मेसी करने के बाद उसने एक छोटी सी मेडिकल शॉप खोल ली थी और घर की फाइनेंस स्थिति अच्छे से हो जाए इसीलिए वो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता था। एक दिन की बात है, विवेक अपने घर में सफाई कर रहा था तो वो अपने बुक स्टॉल को साफ कर रहा था। तभी उसकी नजर उसके नाना जी की एक किताब पे जाके ठहरी और जैसे ही उसने उसकी हेडिंग पढ़ी वो एकदम से शॉक्ड हो गया। उस बुक में लिखा था कर्ण पिशाचिनी। फिर उसने बुक को खोला, उसमें से एक त्रिशूल मिला और उसमें लिखा था कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी यक्षिणी होती है जो किसी भी इंसान का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बदल सकती है। बदले में शारीरिक संबंध, खून या शरीर का कोई भाग मांगती है और यदि कर्ण पिशाचिनी एक बार किसी के पास आ जाती है तो वो इंसान जब तक मरता नहीं है उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ये सब पढ़ने के बाद विवेक जो था वो बहुत जोर से हंसने लगा और वो बोलता है कि ये सब पुराने जमाने में होता था, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में ये सब चीजें नहीं होती है। और उसने उस बुक को वापस रख दिया। पर उसको ये नहीं पता था कि ये किताब उसके आगे की जिंदगी को बदलने वाली है। एक दिन की बात है, विवेक और उसकी माँ बैठे हुए थे। तभी विवेक की माँ को हार्ट के पास बहुत तेज दर्द हुआ। विवेक उनको आनन फानन में हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर्स ने कुछ जांच वगैरह करी और डॉक्टर ने बताया कि उनके हार्ट में 90% ब्लॉकेज है और इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में 6 लाख रुपए की जरूरत होगी। विवेक ने तुरंत ही अपने रिश्तेदारों को फोन लगाया पर किसी भी रिश्तेदार ने उसको पैसे नहीं दिए। देते भी कैसे? उनको ये पता था कि विवेक एक छोटी सी मेडिकल शॉप चलाता है। उन रिश्तेदारों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद उनके पैसे डूब जाएंगे, इसलिए सारे रिश्तेदारों ने उसको पैसे देने से मना कर दिया। विवेक हताश हो गया और उसने माँ की जो दवाइयाँ वगैरह थी उसको ली और घर आ गया। अब वो घर आया और वो पूरे समय यही सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी माँ का इलाज कराऊं, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ ही थी। तो वो इधर उधर देख रहा था कि कैसे मैं पैसे को कमाऊं। तभी उसने सोचा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसा कमाते हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि कहीं मेरे को ऑनलाइन पैसे मिल जाएं। तो उसने यूट्यूब चैनल खोला। जैसे ही उसने यूट्यूब खोला तो उसको एक वीडियो दिखा जिसमें एक इंसान बता रहा था कि कैसे उसने कर्ण पिशाचिनी साधना की और कैसे कर्ण पिशाचिनी ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसने बताया कि कर्ण पिशाचिनी की 1 लाख बार जाप करना है और वो खुद तुम्हारे कान में आती है और तुम्हारा सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बदल सकती है। तभी विवेक को अपने नाना जी की किताब याद आई। विवेक अपने नाना जी की किताब को ढूंढने लगा। उसने किताब को ढूंढा और उसमें लिखी हुई विधि को पढ़ने लगा। दूसरे दिन उसने दिन में सारी सामग्री को एकत्रित किया और रात को जिस शमशान में किसी को जलाया नहीं जाता था वो उस शमशान में जाने का उसने तय किया। जैसे ही रात हुई उसने काला कंबल ओढ़ा, हाथ में नाना जी की किताब और त्रिशूल, काले तिल, गूगल की ध्वनि लेके वो शमशान की ओर जाने लगा। वो कहते हैं ना, जैसे यदि किसी के घर में कोई तांत्रिक वगैरह रहता है तो ऑटोमेटिक उनके खून में वो आ जाता है। विवेक शमशान की तरफ जा रहा था। विवेक शमशान पहुंचा, उसने कंबल बिछाया, चारों तरफ काले तिल बिखेरे, गूगल जलाई और मंत्र जाप करने लगा। ओम कर्ण पिशाचिनी अमुक सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर अतीतम नागवर्तम वर्तमान कथय गतम ही कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र का वो लगातार जाप कर रहा था। पहला दिन बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा दिन भी बीत गया, कुछ नहीं हुआ। पर विवेक था वो हार नहीं मानने वाला था। वो लगातार इस मंत्र का जाप कर रहा था। लगभग 10 दिन बीत चुके थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। अब 11वां दिन आया।
जैसे ही उसने मंत्र जाप स्टार्ट किया और लगभग 47,000 मंत्र हो चुके थे, तभी उसको ऐसा लगा कि आसपास जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो एकदम से रुक गई है और उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी। और उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक सामने औरत खड़ी हुई है नहीं बल्कि हवा में तैर रही है और उसने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई है और उसका पूरा बदन गीला है जैसे वो अभी अभी नहाकर आई हो। विशाल ने उसको देखा और उससे पूछा, तुम ही कर्ण पिशाचिनी हो? वो हवा के झोंके के साथ विवेक के कान के पास आई और बोली, हाँ मैं ही कर्ण पिशाचिनी हूँ। बोलो तुमको क्या चाहिए? विवेक ने डरते हुए बोला, माँ का इलाज और पैसा। वो उसके कान के पास आई, मंद मुस्कुराई और बोली, हाँ हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने टेप रिकॉर्डर की आवाज हो। फिर कर्ण पिशाचिनी बोलती है, बदले में तुमको मुझे कुछ देना पड़ेगा। विवेक करता भी क्या, उसको अपनी माँ की चिंता हो रही थी। उसने बोला, ठीक है जो कुछ तुम बोलोगी वो मैं करूँगा। उन दोनों की डील हो गई। पर विवेक को ये नहीं पता था कि वो अपने साथ किस मुसीबत को लेके जाने वाला है। अब अगले दिन सुबह हुई, विवेक सो रहा था, तभी विवेक के पास एक अनजाने नंबर से फोन आता है कि विवेक मैं तुम्हारे नाना जी का दोस्त बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम अपनी अकाउंट डिटेल मेरे को शेयर कर दो, मैं तुमको कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। विवेक ने बिना देरी किए हुए अपने अकाउंट की डिटेल उन अंकल को भेज दी। कुछ देर बाद विवेक के अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए। जैसे ही 10 लाख रुपए आए, विवेक की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो अपनी माँ को तुरंत हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने कुछ जांच वगैरह करी और डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। उनका जो 90% ब्लॉकेज था वो 30% रह गया और डॉक्टर ने बोला कि अब इनको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से ठीक है। विवेक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और विवेक बहुत खुश हो गया। वो अपनी माँ को ठीक देख के उनको तुरंत गले से लगाया और बहुत ज्यादा इमोशन हो गया और फिर वो अपनी माँ को लेके घर आ गया। उसी रात विवेक सो रहा था, तभी उसको ऐसा लगा कि उसका कान बहुत तेज गर्म हो रहा हो, जैसे किसी ने लोहे का जलता हुआ सरिया उसके कान के अंदर डाल दिया हो। और उसे एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, माँ का इलाज हो गया। विवेक चारों तरफ देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर विवेक को फील हुआ कि ये आवाज उसी के कान से आ रही है। फिर कर्ण पिशाचिनी बोलती है, अब मुझे कुछ चाहिए। विवेक को लगा कि कर्ण पिशाचिनी कुछ ऐसे ही बोल रही होगी, तो विवेक ने बोला, क्या चाहिए? तो कर्ण पिशाचिनी बोलती है, विवेक तुम्हारे घर के पास एक सौम्या नाम की लड़की है जो कल सुबह 6 बजे मंदिर जाएगी। मुझे उसकी खून की सिर्फ और सिर्फ एक बूंद चाहिए। विवेक आनाकानी किया कि मैं खून नहीं दे सकता। तो कर्ण पिशाचिनी बोलती है, माँ का इलाज वापस ले लूं? तो विवेक डर जाता है और डर के कारण हाँ बोल देता है। अगली सुबह हुई, विवेक 5:30 बजे ही उठ गया। जैसे ही सौम्या मंदिर की तरफ निकली, विवेक ने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। विवेक के हाथ में एक छोटी सी सुई थी। जैसे ही मंदिर के बाहर सौम्या पहुंची, विवेक ने उसके पैर में सुई को चुभो दिया और अपने हाथ में उस खून की बूंद को लिया और उस बूंद को अपने कान के पास ले गया। जैसे ही विवेक खून वाली उंगली को अपने कान के पास ले गया, देखते ही देखते वो खून की बूंद एकदम से गायब हो गई और उसके कान से आवाज आई, बहुत बढ़िया, अब तुम मेरे हो। अब कर्ण पिशाचिनी रोज विवेक के कान में आती और किसी न किसी के बारे में बताती, कभी किसी के सीक्रेट को बताती, कभी लॉटरी का नंबर बताती और जो पैसे उन अंकल ने विवेक को दिए थे, उन पैसे के बारे में सिर्फ विवेक और वो अंकल जानते थे और विवेक का लौटाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो कर्ण पिशाचिनी ने बोला कि तुम इन पैसे से पैसा बनाओ और उसने स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसको अचानक से कान से आवाज आती थी या फील होता था कि आज तुमको ये स्टॉक लेना है, इतना पैसा लगाना है।
देखते ही देखते विवेक ने बहुत सारी प्रॉपर्टी ले ली। उसने 1 से 1.5 महीने के अंदर एक नई बाइक ले ली और जो घर में रहता था उस घर को भी रिनोवेट करा लिया। पर उसने अपनी मेडिकल शॉप को नहीं छोड़ा। लोग पूछते थे कि विवेक के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो विवेक बोलता था कि मैं अब एक स्टॉकिस्ट बन गया हूँ और मेरी बड़ी बड़ी कंपनी से डीलिंग है। अब कर्ण पिशाचनी रोज विवेक के कान में आती थी और कुछ ना कुछ डिमांड करती थी। पहले तो उसकी डिमांडें छोटी छोटी होती थी, जैसे किसी का नाखून, किसी का बाल, किसी की तस्वीर। पर धीरे धीरे उसकी डिमांडें बढ़ने लगी थी, जैसे किसी को धोखा देना, किसी को नुकसान पहुंचाना। विवेक उन डिमांडों को पूरी करते करते थक गया था। अब विवेक पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। पैसा तो आ गया था, पर उसकी जो डिमांडें थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती जा रही थी और अब कहीं ना कहीं विवेक का ईमान उसे इन डिमांड को पूरी करने के लिए नहीं दे रहा था। अब उसने कर्ण पिशाचनी से पीछा छुड़वाने का सोचा। फिर विवेक ने दोबारा से अपने नाना जी की कर्ण पिशाचनी की बुक को उठाया और कर्ण पिशाचनी से छुटकारा पाने का उपाय देखने लगा। उसने पेज पलटाया और उसमें लिखा था कि यदि आपने कर्ण पिशाचनी को बुलाया है और उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो त्रिशूल को कान के पास ले जाकर मंत्र का जाप करो। ओम कर्ण पिशाचनी गच्छ गच्छ स्वाहा। लगातार इस मंत्र का जाप करना है। जब तक आपको ना लगे कि वो चली गई है तब तक इसका जाप करना है। फिर विवेक ने सारी सामग्री ली और उसी शमशान में पहुंच गया। उसने सारी सामग्री को फैलाया और उसने आग जलाई और मंत्र जब साधना स्टार्ट कर दी। वो लगातार ओम कर्ण पिशाचनी गच्छ गच्छ स्वाहा का लगातार जाप कर रहा था। विवेक लगभग 1 से 2,000 मंत्र का जाप कर चुका था। तभी उसके सामने उसको ऐसा फील हुआ कि कर्ण पिशाचनी एकदम गुस्से से खड़ी हुई है। इस बार उसकी साड़ी का रंग लाल है, जैसे कोई खून से नहा के आई हो, और वो विवेक के सामने एकदम गुस्से से देख रही है और वो बोल रही थी कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं बुलाया है। वो इतने गुस्से से बोल रही थी और विवेक लगातार इस मंत्र का जाप कर रहा था। ओम कर्ण पिशाचनी गच्छ गच्छ स्वाहा। वो लगातार ही इस मंत्र का जाप कर रहा था। उसने कान के पास त्रिशूल को ले गया और उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे उसके कान से बहुत तेज आवाज आई हो और विवेक वहीं बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वो तुरंत उठा और अपने घर गया और जाके उसने अपनी माँ को देखा। उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी, पर उसका कान बहुत तेज गर्म हो रहा था। अब विवेक बदल गया था और हर रोज रात के 12 बजे के बाद उसका कान एकदम से गर्म हो जाता था और उसको ऐसा सेंसेशन होता था कि कोई जोर जोर से गर्म गर्म सांसें ले रहा हो। उसको कोई भी आवाज नहीं आती थी, बट उसको कर्ण पिशाचनी की मौजूदगी का एहसास होता था और उसके मन में यही सवाल होता था कि शायद यदि मैं कमजोर पड़ूं तो वो दोबारा आ जाएगी। अब धीरे धीरे बहुत सारे दिन बीत गए थे और उसका कान का दर्द भी खत्म हो गया था और उसके कान से कोई भी उसको सेंसेशन, कोई भी आवाज नहीं आती थी। फिर एक दिन अचानक से विवेक के कान से आवाज आई कि विवेक, मैं गई नहीं हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो। विवेक ये सुन के एकदम से खड़ा हो गया। उसने आसपास देखा पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, पर उसने अपने कान पे फोकस किया। उसको दूर से यही लग रहा था कि कोई उसके कान में बोल रहा था, विवेक थोड़ा इंतजार और करो। विवेक ये सोच रहा था कि ये उसका भ्रम है या सच्चाई। अब इसके बाद विवेक कई रातों तक सो नहीं पाया, क्योंकि ये भ्रम उसको रोज होता था। अब विवेक में एक चेंजेस आ गया था। वो इंसान को देख के पहचान जाता था कि उसको कौन सी बीमारी है और अब अचानक से उस बीमारी की दवाई का नाम उसके दिमाग में आ जाता था। और आसपास के लोगों में विवेक का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया था कि उस मेडिकल वाले के पास चले जाओ, वो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर देता है, जैसे सर्दी, बुखार, ये सब की दवाइयों का एकदम सटीक इलाज करता है। तभी एक दिन अचानक से एक लड़की उसके मेडिकल स्टोर में आती है और वो विवेक से बोलती है कि भैया, मेरी माँ को कैंसर हो गया है। तभी विवेक के मन में एक दवाई का नाम आता है और वो दवाई उस लड़की को दे देता है। कुछ दिनों के बाद वो लड़की वापस आती है और विवेक से बोलती है, भैया, मेरी माँ की रिपोर्ट एकदम नेगेटिव हो गई है
और माँ का कैंसर ठीक हो गया है। अब विवेक ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर ऐसा होने लगा तो मेडिकल साइंस पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। अब विवेक को अपने आप पर शक हो रहा था और विवेक को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये सब जो काम है वो कर्ण पिशाचिनी का ही है। तभी वो रात को अपने बेडरूम में बैठा हुआ था, तभी उसके कान से आवाज आई कि देखा विवेक, मैंने उसकी माँ का कैंसर ठीक कर दिया। इस बात से विवेक अंदर तक बहुत ज्यादा डर गया था और उस रात उसके कान में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो दर्द के कारण पागलों की तरह चीख रहा था और चीखते चीखते बेहोश होकर जमीन में गिर गया और इस बात से माँ भी बहुत ज्यादा डर गई। अगले दिन विवेक को होश आया और उसने अपना मन बना लिया कि मुझे किसी भी तरीके से कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाना है। तो उसने अपने नाना जी की किताब को फिर से उठाया। तो उस बुक में लिखा था कि यदि कर्ण पिशाचिनी आपके अंदर समाहित हो गई है तो आपको या तो जान देनी पड़ेगी या किसी गुरु के पास जाकर उसको छुड़ाने के लिए अनुष्ठान करना होगा। विवेक ने दूसरा माध्यम सुना। तो विवेक बनारस में रहता था और बनारस में गुरु लोगों की कमी नहीं थी, तो वो तुरंत ही घाट पे गया और भाग्य से उसको एक गुरु मिल गए। गुरु ने जैसे ही विवेक को देखा तो उसकी आंखें और कान देख के समझ गए कि तुमने कर्ण पिशाचिनी साधना करी थी और कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुमने अधूरी साधना में ही कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया था। कई लोगों से कर्ण पिशाचिनी पूरी साधना करने के बाद भी सिद्ध नहीं होती। तुमने तो अधूरी साधना करी है और तुमने उसको नहीं चुना है बल्कि उसने तुमको चुना है। उसका तुमसे जन्मों जन्मों का नाता है। फिर भी मैं तुमको एक अनुष्ठान बताता हूँ। फिर उन गुरु ने एक अनुष्ठान बताया कि तुमको 21 दिन लगातार गंगा में खड़े होकर साधना करनी है और 21वें दिन तुमको अपने कान में त्रिशूल से चीरा लगाना है और तिल का दान करना है। विवेक ने साधना को स्टार्ट किया। लगभग 10 दिन हो गए थे। वो बिना डरे उस साधना को करते जा रहा था। 10वें दिन उसने पानी में देखा तो विवेक को अपना चेहरा नहीं देखा बल्कि उसको अपने चेहरे में कर्ण पिशाचिनी का चेहरा देखा और उसकी आंखें पूरी गायब थी, मतलब पूरी काली थी। ये देख के विवेक अंदर तक डर गया और वो बोल रही थी कि मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है विवेक। ऐसे ही उसने पूरे 21 दिन तक साधना करी और 21वें दिन अपने कान में चीरा लगाया और फिर वो वापस अपने घर आया। उसके कान से खून निकलता देख के उसकी माँ घबरा गई और बोली, विवेक ये तुमको क्या हो गया है? विवेक ने बोला, माँ कुछ नहीं हुआ है, चोट लग गई है, दवाई लगाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। फिर वो अपने रूम में चला गया और कई दिनों के बाद उसको बहुत अच्छी नींद आई और उसका कान बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। अब विवेक बहुत खुश था और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। तभी एक दिन अचानक से उसके कान में से बहुत दूर से आवाज आई कि विवेक, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी, बल्कि तुमने मेरे को अपने खून में समाहित कर लिया है। अब मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक। ये सुन के विवेक एकदम डर गया और उसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने विवेक को कभी भी नहीं छोड़ा। इसीलिए बोलते हैं कर्ण पिशाचिनी साधना करना आसान है, पर कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो सोच समझकर इस साधना को करना चाहिए। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और यदि कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। दूसरी कहानी राजस्थान के 4 दोस्तों की। गाइस, भारत के राजस्थान का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर इतनी कहानियां हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, पर कहानी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। चाहे भानगढ़ का किला हो गया या कुलधारा हो गया, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर। और एक और बात आप देखोगे कि जितने भी भूत प्रेत की कहानियां हैं, अधिकतर कहानियां राजस्थान की ही हैं। और राजस्थान की एक और खासियत है कि यहाँ पर मेहंदीपुर वाले बालाजी हैं। यहाँ पर कोई भी कैसी भी प्रेत आत्मा हो, चुड़ैल हो, भूत का साया हो, किसी भी तरह का साया हो, वो यहाँ पर आने के बाद छूट जाता है। तो आज की कहानी भी राजस्थान की ही होने वाली है।
तो आज की कहानी राजस्थान के एक शादी समारोह की है। इसमें दूल्हा दुल्हन का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये कहानी दूल्हे के एक दोस्त अमन की है। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल अमेजिंग प्रियंवदा को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। ये कहानी 4 दोस्तों की है। अमन जो यूएस में रहता था, समीर जो दिल्ली में रहता था, गौरव इंग्लैंड में रहता था और नेहा राजस्थान में इंटीरियर डिजाइनर का काम करती थी। एक दिन अमन ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसको समीर का कॉल आता है कि यार मेरी शादी है और तुमको इंडिया आना है, मैंने तुम्हारे लिए फ्लाइट की टिकट वगैरह बुक कर दी है। अमन ये बात सुन के बेहद एक्साइटेड हुआ, क्योंकि इन 4 दोस्तों ने एक दूसरे से प्रॉमिस करके रखा था कि जब भी किसी की शादी होगी, वो लोग कितने भी बिजी क्यों ना हो, एक दूसरे की शादी में जरूर पहुंचेंगे। और समीर ने बताया कि राजस्थान में शादी होने वाली है, 4 दिन का फंक्शन है, हल्दी का, मेहंदी का, संगीत का और रिसेप्शन का फंक्शन है। तो अमन ये सुन के बेहद एक्साइटेड हुआ और उसने हल्दी, मेहंदी, संगीत के लिए शॉपिंग वगैरह करी और अपनी पैकिंग करके एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अमन का एक दोस्त था गौरव, जो इंग्लैंड में रहता था। वो अमन से एक दिन पहले ही इंडिया आ गया था। अब अमन की फ्लाइट राजस्थान के एयरपोर्ट पर लैंड होती है और उसको रिसीव करने के लिए गौरव, समीर और नेहा एयरपोर्ट पर पहले से ही खड़े रहते हैं। अमन जैसे ही उनको देखता है, वो बेहद इमोशनल हो जाता है और जाके उन तीनों को गले लगा लेता है। फिर वो लोग कार में बैठते हैं और रिसोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अमन जैसे ही रिसोर्ट के बाहर पहुंचता है, तो वो देखता है कि रिसोर्ट एकदम बहुत बड़ा है, बेहद ही सुंदर है और वैसे ही उसका वेलकम होता है। और अमन मन ही मन सोचता है कि यार जब भी मैं शादी करूंगा तो मैं इंडिया में ही शादी करूंगा, वो भी राजस्थान में, और वो भी इसी पैलेस में। मैं इसी पैलेस में शादी करने वाला हूँ, वो ये चीज डिसाइड करता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जाके सो जाते हैं। अब शाम को संगीत का फंक्शन था। वो लोग संगीत के फंक्शन के लिए आते हैं और संगीत को बेहद एंजॉय करते हैं। फिर संगीत का प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो 4 लोग बैठते हैं और बैठ के गपशप करने लगते हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिले थे, हम लोग क्या क्या करते थे, बचपन में हम लोग कैसे बदमाशी करते थे, ये सब चीजें वो लोग याद ही कर रहे थे। तभी नेहा बोलती है कि यार मैंने एक खबर सुनी है, क्या तुम लोगों ने सुनी है? तो अमन बोलता है क्या? तो बोलती है कि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा जो स्कूल था वो टूटने वाला है। तो ये बात सुन के 4 लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। फिर अमन बोलता है कि यार वो स्कूल का क्या हुआ जो हमारे स्कूल के पीछे था, वो जो खंडर हो चुका था? तो नेहा बोलती है कि उसका इतिहास पुराना है। लगभग 30 साल पहले मैंने सुना था कि कोई टीचर वहां पर थी जिसकी जलने से मौत हो गई थी, और जो भी उस स्कूल के बाहर से निकलता है उसे चीखने की, चिल्लाने की आवाज आती है। फिर नेहा बोलती है कि तुम लोगों को याद है हमारे बैच में एक अमन नाम का लड़का था? तो सारे लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं हाँ 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 मेरे को याद है। तो बोलती है कि लगभग 15 साल पहले वो उसी खंडर स्कूल के अंदर गया था, और जब वो वहां से बाहर निकला तो वो पागलों की तरह हरकत करने लगा। चाहे दिन हो या रात हो, वो पूरे समय पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। फिर अमन बोलता है यार स्कूल टूटने वाला है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक बार स्कूल को देख के आऊं। तो अमन बोलता है कि चलो ना स्कूल चलते हैं, वैसे भी अभी नींद आ नहीं रही है और रात के समय में स्कूल बहुत ही अच्छा दिखेगा, चलो ना मेरी बात मानो, चलो चलते हैं। तो इसमें नेहा बोलती है कि यार सुबह चलेंगे, अभी मत चलो ना, अभी रहने तो सुबह चलेंगे। ऐसे करके नेहा उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। तभी अमन बोलता है क्या तू फट्टू है, मेरे यूएस में ना भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। तो गौरव बोलता है तेरे यूएस में अकेले नहीं मानते, हमारे इंग्लैंड में भी भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। तो नेहा इसमें बोलती है कि यार ये यूएस इंग्लैंड नहीं है, ये इंडिया है, इंडिया में ये सब चीजों को माना जाता है। तो अमन नेहा को बहुत जोर जोर से चिढ़ाने लगता है कि यार तू फट्टू है, तू फट्टू है, ऐसे करके चिढ़ाने लगता है और बोलता है मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। तो इसमें गौरव बोलता है कि मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। तो समीर बोलता है कि जब तुम दोनों जा ही रहे हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। अब वो लोग गीता को बोलते हैं चलना चलना। फिर गीता को वो लोग जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं कि चलो हम लोग स्कूल चलते ही हैं।
और लगभग 2 बज चुका था। वो लोग स्कूल के बाहर थे और स्कूल को देखते ही वो लोग बेहद इमोशनल हो गए और उन लोग को स्कूल की हर एक चीज को देख के अपनी अपनी पुरानी यादें आने लगी कि वो लोग कैसे स्कूल आते थे, कैसे पानी पीते थे, कैसे खाना खाते थे। ये सब चीजें उन लोगों को याद आने लगी। फिर वो लोग क्लासरूम में गए और क्लासरूम में जैसे ही गए तो उन लोगों ने डेस्क पे देखा कि जो उन लोगों ने बहुत साल पहले निशान बनाए थे वो डेस्क में आज भी है। फिर नेहा दूसरे क्लासरूम में चली जाती है और वो जैसे ही क्लासरूम में पहुंचती है तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को आवाज लगाती है कि गाइस यहाँ आओ। नेहा की आवाज सुन के सारे फ्रेंड्स उस क्लासरूम की तरफ भागते हैं और नेहा उस विंडो की तरफ इशारा करती है और उस विंडो से वो खंडर स्कूल दिख रहा था। तो अमन एकदम बेहद एक्साइटेड हो गया कि अरे ये तो वही खंडर स्कूल है। और अमन बोलता है कि मैं तो इस स्कूल के अंदर जाके रहूंगा। तो इसमें गौरव बोलता है कि हाँ तू जा, मैं तेरे लिए 5,000 रुपए देता हूँ अगर तू इसके अंदर चला जाता है। तो अमन बोलता है कि हाँ मैं तो चला जाऊंगा, शायद मेरे में ही इतनी हिम्मत है कि मैं इस स्कूल में जा सकता हूँ, तुम लोगों जैसा फट्टू नहीं हूँ। तो इसमें गौरव और समीर का ईगो हर्ट हो जाता है और बोलता है अकेले तू ही हिम्मत वाला नहीं है, हम लोग भी हिम्मत वाले हैं, तो हम लोग भी तुम्हारे साथ स्कूल में चलेंगे। नेहा उन लोगों को कंटिन्यू मना कर रही थी कि यहाँ तक तो आ गए हैं, अब उस खंडर स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, मत जाओ। तो अमन बोलता है मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ जाऊंगा, मेरे लिए ये नया हॉरर एक्सपीरियंस होगा और यहाँ पर अगर कुछ नहीं हुआ तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं तो जा रहा हूँ। फिर वो लोग स्कूल से बाहर निकले और उस खंडर के लिए जाने के लिए स्कूल के बगल से ही रास्ता था और वो लोग जाने लगे। जैसे ही वो लोग स्कूल के बाहर पहुंचते हैं तो अमन उस स्कूल के बाहर आके खड़ा हो जाता है। तो गौरव बोलता है तू अंदर जाके दिखा और गौरव अपना कैमरा को ऑन कर लेता है। फिर अमन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है तो हल्का सा पुश करता है और दरवाजा तुरंत खुल जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बेहद ही गंदे सड़े की स्मेल आ रही थी और हर तरफ से जलने की स्मेल आ रही थी। तो गौरव बोलता है तू इस खंडर के अंदर जा। तो अमन उस खंडर के अंदर जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है चारों तरफ दीवारों पर जलने के निशान हैं और अमन को अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई आवाज लगा रहा हो, अमन 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 ऐसे करके आवाज लगा रहा हो। इतने में समीर अमन का हाथ बाहर की तरफ खींच लेता है और बोलता है गाइस हो गया, बस हो गया, तुम लोगों ने खंडर तक जाने की बात करी थी, अब बस हो गया, यहाँ से तू चल, मेरी शादी हो जाने दे। तो इसमें अमन बोलता है हाँ ठीक है, ये तेरे लिए तोहफा है, हम लोग नहीं जा रहे हैं। फिर वो लोग वापस गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं पर नेहा गाड़ी के बाहर ही खड़ी थी और अमन देखता है कि नेहा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। तो अमन नेहा से पूछता है कि यार नेहा तेरे को क्या हुआ? तो नेहा बोलती है कुछ नहीं। तो तू गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रही है? फिर नेहा गाड़ी में आके बैठ जाती है और वो लोग रिसोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। दूसरे दिन हल्दी का प्रोग्राम था और वो लोग हल्दी के प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे पर नेहा किसी भी फंक्शन में नहीं आई थी। तो अमन समीर से जाके बोलता है यार नेहा एक भी फंक्शन में नहीं आई है। तो समीर बोलता है कि मैं सुबह उसके रूम में गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो वो बोली थी कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो ये बात सुन के अमन और गौरव नेहा के रूम की तरफ जाते हैं। नेहा का रूम वो लोग जैसे ही खोलते हैं तो नेहा एकदम ठंड से कांप रही थी और ब्लैंकेट में लिपटी हुई बैठी थी। तो अमन और गौरव पूछते हैं यार नेहा तू क्यों नहीं आई, इतना अच्छा फंक्शन चल रहा है, कितना सब एंजॉय कर रहे हैं। तो नेहा बोलती है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। तो इसमें अमन और गौरव बोलते हैं ऐसा क्या हुआ? तो नेहा बोलती है कि यार जब कल हम लोग वापस उस खंडर स्कूल से लौट रहे थे तो मैंने पीछे मुड़ के देखा था तो मैंने देखा कि जो दरवाजा है उस पर एक औरत खड़ी हुई है और उसका चेहरा एकदम जला हुआ है और वो अजीब तरीके से घूर रही है। और जैसे ही मैं कार के अंदर बैठी तो वो एकदम कार के बाहर खड़ी हुई थी और जब मैं इस रूम में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे तरीके से जलने की स्मेल आ रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे आसपास कोई है।
और मेरी जब बीच रात में नींद खुली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है। और जब मैं सुबह उठी तो मैं जब वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मुझे उस समय भी ये फील हो रहा था कि कोई उस वॉशरूम में है, और मुझे तब से कंटिन्यू जलने की स्मेल आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आत्मा अभी भी यहीं पर है और तुम लोगों के जाने के बाद वो मेरे पास एकदम सामने आ जाएगी, मुझे यही लग रहा है। फिर नेहा गौरव और अमन से बोलती है कि एक काम करो, तुम लोग जाके फंक्शन को अटेंड करो, मेरे को जैसे ही अच्छा लगेगा तो मैं आके फंक्शन को अटेंड करूंगी। तो अमन और गौरव बाहर चले जाते हैं। गौरव को नीचे कुछ काम था तो वो नीचे चला जाता है और अमन को सिगरेट पीने की तलब लग रही थी तो वो लिफ्ट से टेरेस की तरफ जाने लगता है। वो जब लिफ्ट में था तो उसको ना वही जलने की स्मेल आ रही थी जो खंडर स्कूल से आ रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको पीछे से घूर रहा है। तो बार बार पलट के लिफ्ट में देख रहा था पर लिफ्ट में कोई भी नहीं था। अब अमन टेरेस पे पहुंच जाता है और टेरेस से रिसोर्ट बेहद ही खूबसूरत दिख रहा था। वो सिगरेट को जलाता है और सिगरेट को पीने लगता है। तभी अमन को फील होता है कि कोई उसके बाजू से बहुत तेज हंसते हुए निकला है। इस पे अमन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तुरंत सिगरेट को छोड़ के अपने रूम में आ जाता है। वो जैसे ही रूम में पहुंचता है तो गौरव देखता है कि अमन के चेहरे पे डर एकदम दिख रहा है। तो वो अमन को बिठाता है और पूछता है कि यार क्या हुआ। तो अमन बताता है कि जब मैं लिफ्ट में था तो मुझे वही खंडर स्कूल से जो जलने की स्मेल आई थी वही स्मेल आ रही थी और जब मैं टेरेस पे था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना मेरे बाजू से हंसते हुए दौड़ते हुए निकला है। ये सारी बातें सुन के गौरव बोलता है कि काम कर, तू वापस उस खंडर स्कूल के पास जा और माफी मांग और तू साथ में नेहा को भी ले जा। मेरे को समीर की शादी का कुछ काम है, नहीं तो मैं भी तेरे साथ चलता। ये रही चाबी, तुम दोनों अभी तुरंत निकल जाओ। अमन नेहा को लेके उस खंडर स्कूल की तरफ निकल जाता है। वो जैसे ही उस खंडर स्कूल के पास पहुंचता है वो गाड़ी से उतरकर जोर जोर से माफी मांगने लगता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे पीछे छोड़ दो। तो नेहा बोलती है कि तूने उस खंडर स्कूल का दरवाजा खोला है तो तू उसके अंदर जा और जमीन में बैठ के माफी मांग। तो अमन स्कूल के अंदर जाता है और जमीन में बैठ के जोर जोर से माफी मांगने लगता है कि मेरे से अनजाने में हो गया, मेरी नादानी में हो गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और अब उसने जैसे ही अपने सिर को ऊपर उठाया उसके सामने नेहा खड़ी हुई थी और वो नेहा लग ही नहीं रही थी। उसके चेहरा एकदम जला हुआ दिख रहा था और वो बहुत ही भयंकर दिख रही थी और वो बोलती है कि मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। मुझे बहुत दिन से एक शरीर की तलाश थी जो मुझे इस तेरी फ्रेंड के रूप में मिल गया है और मैं इस तेरी फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उसने अमन का बहुत जोर से गला पकड़ लिया। वो इतनी जोर से गला पकड़ी थी कि अमन बिल्कुल छुड़ा ही नहीं पा रहा था और उसी समय अमन बेहोश हो गया और बेहोश होके वो जमीन में गिर गया। उसको हल्का सा होश आया तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि कोई लड़ रहा है, उसको घसीट रहा है। फिर वो वापस बेहोश हो गया। अगली बार उसको फिर होश आया तो वो देखता है कि वो कार में बैठा हुआ है और समीर ड्राइविंग सीट पे है और गौरव उसके बाजू में बैठा हुआ है और वो देखता है कि साइड में ही नेहा बैठी हुई है जिसके हाथ पैर दोनों रस्सियों से बंधे हुए हैं। ये सब देख के वो वापस बेहोश हो जाता है। अगली बार अमन को जब होश आता है तो वो मेहंदीपुर वाले बालाजी के मंदिर के अंदर अपने आप को पाता है और वो देखता है कि बाजू से नेहा बैठी हुई है और वो उसको बांधे हुए हैं और वो बहुत अजीब अजीब हरकत कर रही है और कंटिन्यू बोलने पड़ी है कि मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ने वाली हूँ। और नेहा के साथ कई रिचुअल्स होते हैं और ये रिचुअल्स बहुत देर तक चलते हैं और इन रिचुअल्स के खत्म होने के साथ ही नेहा के शरीर से वो आत्मा निकल जाती है। जैसे ही वो आत्मा निकलती है तो ये लोग सब लोग बालाजी का धन्यवाद करने लगते हैं
और बालाजी के जयकारे लगाने लगते हैं और फिर वहाँ से रिसोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही रिसोर्ट पहुँचते हैं तो समीर और गौरव अमन और नेहा से बोलते हैं कि तुम लोग कुछ देर आराम कर लो और आराम करने के बाद वापस के शादी के फंक्शन को अटेंड करना। अब शादी के सारे फंक्शन खत्म हो गए थे, रिसेप्शन भी खत्म हो गया था। अमन और नेहा दोनों बैठे हुए थे तो अमन नेहा से बोलता है कि यार नेहा, मुझे ना उस दिन तेरी बात मान लेनी चाहिए थी, तो शायद हम लोगों के साथ ये सब नहीं होता। फिर नेहा बोलती है जो हुआ तो हुआ, अब इन सब बातों को छोड़ दो। और फिर उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह नेहा अमन को उसी खंडर स्कूल के पास ले जाती है और वो दिखाती है कि वो खंडर स्कूल और उनका स्कूल दोनों जेसीबी द्वारा तोड़े जा रहे हैं। तो अमन को ये सब देख के बहुत ही सुकून मिलता है कि अब यहाँ पर कोई भी भूतिया हरकत नहीं होगी। और इसके बाद अमन यूएस चला जाता है। 2-3 साल बाद नेहा अमन को एक फोटो भेजती है और वहाँ पर एक नया स्कूल बनके तैयार हो गया है। और कुछ समय बाद ये खबर आती है कि वहाँ पर बच्चों की मौत हो रही है। तो अमन ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसको ये लगता है कि शायद अब भी वहाँ पर वही आत्मा है। इस कहानी से ये पता चलता है कि कुछ चीजें उस जगह को छोड़ के कभी भी नहीं जाती, बल्कि हमेशा के लिए वहीं पर वास करती हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। तीसरी कहानी है उत्तराखंड की। देखी नहीं जाती बल्कि उनका एहसास किया जाता है और यह एहसास हमें उनसे कनेक्ट कराता है। पुराने समय में कहा जाता था कि शाम के समय, रात के समय पानी वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, जैसे कुआं, तालाब, नदी इत्यादि जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके आसपास जो नेगेटिव चीज होती है वो आपके बुलावे से आपके साथ आ जाती है। तो आज की कहानी भी ऐसी ही होने वाली है। उससे पहले अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग प्रियंवदा को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जिसमें निशा, उसका हस्बैंड, उसका एक बेटा और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। निशा का हस्बैंड अमित इंडियन आर्मी में था, जो देहरादून में तैनात था। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव वगैरह होता है वहां पानी की शॉर्टेज होती है और पीने के पानी के लिए उनको गांव के बाहर जो कुआं, बावरी वगैरह बनी होती है वहां से उनको पानी लाना पड़ता है। और निशा के सास ससुर की आदत थी कि उनको खाने के बाद पानी पीने के लिए वही बावरी का पानी चाहिए पड़ता था। तो एक दिन निशा शाम को किचन में काम कर रही थी तो उसने मटके में हाथ डाला तो उसको मटके में पानी नहीं दिखा। तो निशा ने सोचा एक काम करती हूँ, जाके ना पानी भर के लेके आ जाती हूँ, और अभी वैसे भी बहुत ज्यादा शाम नहीं हुई है। तो उसने मटका उठाया और वो पानी भरने के लिए अकेले ही बावरी की तरफ चली गई। बावरी चूंकि गांव के बाहर थी और शाम रात के समय वहां पर ना बहुत सारे लड़कों का झुंड बना रहता था और वहां पर वो नशा पानी वगैरह करते थे। तो निशा पहुंच गई वहां पर। उसने जल्दी जल्दी पानी भरा, पर उसने देखा कि दूर से ना बहुत सारे लड़कों का झुंड आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि ये लड़के नशा वगैरह करते हैं और नशे की हालत में हो सकता है निशा को छेड़ दे, तो उसको थोड़ा सा डर लगने लगा था। तो जल्दी जल्दी पानी भरी और उसने पानी भरते भरते थोड़ा दिमाग लगाया कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों को लगे कि मैं अकेले नहीं हूँ। तो वो पानी की तरफ देखी और बोली कि जल्दी पानी भरना, यही रात हो जाएगी, यही रात तक रहना है क्या, ऐसे बोली। तभी वो लड़के निकले तो उनको लगा कि ये अकेली नहीं है और भी है साथ में। खैर निशा ये बोल के ना वापस घर आ गई और घर का आते ही साथ काम करने लगी, रात के डिनर वगैरह की तैयारी करने लगी। उसने खाना बनाया और अपने सास ससुर अपने बेटे को बुलाया। उनके घर में ये आदत थी कि खाना ना सब लोग इकट्ठे बैठ के ही खाना एक साथ खाते हैं। उसने सबको बुलाया और सबकी थाली लगाई और वो लोग खाना खाना स्टार्ट ही कर रहे थे, तभी ना निशा बहुत जोर से चिल्लाई और बोली कि मेरी थाली में कीड़े मकोड़े रख दिए हैं। तो उसकी सास बोली, नहीं ये तो दाल चावल ही है और ये तुम ही ने बनाया है।
तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि नहीं, तुम लोग मेरे को ये कीड़े मकोड़े खाने के लिए दे रहे हो, इस टाइप का बोलने लगी। तो उसकी सास ने समझाया, नहीं ये खाना ही है, दाल चावल है। इतना बोल के निशा ना कान बंद करके अपने रूम में चली गई और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो उसकी सास को लगा कि ये तो निशा ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती है, ये तो निशा पहली बार ऐसा कर रही है। तो उसको भी थोड़ा सा अचंभा लगा कि ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। फिर वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और बोलती है कि बाहर का ये शोर बंद कराओ। निशा बार बार यही बोले जा रही थी कि बाहर का शोर बंद कराओ, शोर बंद कराओ, मेरा कान फटा जा रहा है। तो उसकी सास ना क्या करती है कि उसी के रूम में चली जाती है कि हो सकता है निशा थोड़ी सी और ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये निशा है ही नहीं। तो उसकी सास ना एक राउंड बाहर तक होके आती है और बोलती है आके कि मैं ना बोल के आ गई हूँ, अब वो लोग नहीं बचाएंगे। तो निशा बोलती है अपनी सास से कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ऐसे ही आ गए हो, आप किसी से नहीं बोले हो, और अगर बोले होते तो ये अभी तक शोर बंद हो जाता। और वो ऐसे कर करके और जोर से चिल्लाने लगी। अब जो निशा की सास है ना, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर उसने ना अपने बेटे को फोन लगाया कि बेटा निशा ना बहुत अजीब व्यवहार कर रही है और मेरे को ये निशा नहीं लग रही है। उसने पूरी कहानी उसको बताई। तो फिर उसका बेटा बोला अमित कि माँ एक काम कीजिए, आप आज रात देख लीजिए, कल सुबह ना मैं पहली बस पकड़ के गाँव आ जाऊंगा। तो उसकी सास ना वहीं पर लेट गई, बोलती है आज मैं यहीं लेटूंगी, और निशा को उसने लिटा दिया। अब अगली सुबह हुई तो निशा ना एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे उसने रात को कुछ किया ही ना, एकदम नॉर्मल हो गई, घर का सारा काम धाम करने लगी। तो उसकी सास को भी बहुत अजीब लगा कि रात को तो ये इस टाइप का व्यवहार कर रही है और अभी इतनी अच्छी हो गई है। ऐसा तो नहीं है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने बेटे को फोन लगा के, बेटा भी आने वाला होगा और बेटा देखेगा ये तो नॉर्मल है। फिर वो सोची ठीक है बेटे को आ जाने दो। फिर उसका बेटा आ गया, उसका बेटा आया तो उसने देखा कि निशा एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, उसके साथ कोई भी अजीब टाइप का व्यवहार नहीं कर रही है। तो उसको लगा कि हो सकता है कुछ जग थक वगैरह गई होगी इसीलिए बात होगी। निशा को ये सब बातें बताई भी नहीं कि अगर शायद बता दिया तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, तो उसने नहीं बताया। फिर शाम को ना वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के बात कर रहे थे। अमित को ना थोड़ा सा अजीब टाइप का लगा, क्योंकि निशा पहली बार उसके आंख में आंख डाल के बात कर रही थी। कि हमेशा निशा ना कभी भी अमित के साथ बैठ के बात करती थी, लेकिन कभी भी उसकी आंख में आंख डाल के बात नहीं करती थी। तो अमित को लगा कि पक्का ना निशा में कुछ है, इस टाइप की नहीं है, क्योंकि निशा रात के डिनर की तैयारी करने लगी और रात को वो लोग सब लोग खाना खाने इकट्ठे बैठे, और जैसे ही थाली उसने लगाई और सब एक निवाला लेने ही वाले थे, तभी निशा ने अपने थाली फिर से फेंक दी और बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि तुम लोग क्या ये कीड़े मकोड़े मेरे को परस रहे हो, और बहुत जोर से चिल्ला के ना अंदर चली गई और वही बोलने लगी कि इतना शोर हो रहा है, ये शोर ना बंद कराओ, नहीं तो मैं इन लोगों को मार दूंगी या मैं मर जाऊंगी। ऐसे करके बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो अमित को थोड़ा डाउट हुआ कि हाँ माँ तो सही बोल रही थी, ये बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार कर रही है। फिर उसने निशा को ना सुला दिया और वो लोग सब लोग सो गए। रात के करीब 2:30 बजे थे। तब अमित को ऐसा लगा कि कोई चीज ना बार बार टकरा रही है और वो टकराने की आवाज बहुत जोर से हो रही है, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार लगातार हो रहा था। फिर उसको याद आया कि निशा भी बाजू से लेटी थी, जरा देखता हूँ। तो फिर उसने बिस्तर पर हाथ रखा, पर उसको निशा ना कहीं नहीं दिखी। फिर वो एकदम से घबरा कर उठा और उसने देखा कि निशा ना सामने दरवाजे में अपना सर पीट रही है और बहुत जोर जोर से पीट रही है सर, और उसके सर से ना खून भी निकल रहा है। फिर अमित उठा और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेके उसको एडमिट कराया तो निशा ना और जोर जोर से चिल्लाने लगी और बहुत ज्यादा अजीब व्यवहार कर रही थी। तो जो आसपास के पेशेंट थे ना, वो भी उठ के बैठ गए। उसी के बाजू से एक बेड था, उसमें ना करीब 60-70 साल की एक लेडी लेटी हुई थी। वो अमित को बुलाती है और बोलती है ये ना मेरे को नॉर्मल नहीं लग रही है। तो फिर अमित बोलता है कि डॉक्टर्स आ रहे हैं और देखते हैं। फिर वहां पर डॉक्टर आए और उसको देखे, तो उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, तो ड्रेसिंग वगैरह की और उसको ना एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया।
क्योंकि वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो सारे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे थे। तो अमित ने भी बोल दिया कि हाँ दे दीजिए, एटलीस्ट थोड़ी देर सो तो जाएगी, थोड़ा इसको आराम लगेगा। तो उसको इंजेक्शन दे दिए। फिर जो वो लेडी थी बाजू से लेटी हुई थी, वो बोलती है बेटा मैं बोल रही हूँ कि ये डॉक्टर से ठीक नहीं होगी। तो अमित बोलता है कि मेरे को लगता है डॉक्टर से ठीक हो जाएगी। पर वो बोलती है, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलती कि नहीं बेटा ये डॉक्टर से ठीक बिल्कुल नहीं होगी, पर कोई दूसरी अदृश्य शक्ति है, ऊपरी शक्ति है। तो अमित बोलता है कि मेरे को भी थोड़ा सा अजीब व्यवहार लग रहा है, क्योंकि निशा इस टाइप की नहीं है और मैं किसी बाबा या तांत्रिक वगैरह को जानता नहीं हूँ जिससे मैं एक इलाज कराऊं। ये बाहर हस्बैंड है और वो ये सब के बारे में जानते हैं, तो वो शायद तुम्हारी मदद करा दें। फिर अमित बाहर जाता है और उस लेडी के हस्बैंड को लेके आता है। लेडी का हस्बैंड आता है और आते ही साथ देख के बोलता है कि इसके ऊपर ना कोई ऊपरी शक्ति है, ये नॉर्मल नहीं है। तो अमित बोलता है कैसे करें? तो फिर वो बोलता है कि काम करना, सुबह तुम मेरे घर आना। रात को लोग वहीं रुकते हैं और सुबह होती है और निशा को होश आता है और वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसका हस्बैंड सामने बैठा हुआ है। वो बोलती है मैं यहाँ कैसे आई? तो उसका हस्बैंड सोचता है कि मैं इसको रात की बात याद नहीं दिलाता हूँ, हो सकता है वो चीज इसको याद आ जाए तो फिर ये वही हरकत करने लगे। तो अमित बोलता है कि तुम ना गिर गई थी, तो तुमको गिरने की वजह से सर में चोट लग गई थी और हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, इसीलिए हम लोग तुमको हॉस्पिटल ले आए। तो फिर निशाना अपने हेड को छूती है, उसको पट्टी देखती है। तो फिर निशाना वहीं लेट जाती है शांति से। फिर वो जो बूढ़ी लेडी के हस्बैंड थे, वो अमित और निशा को लेके ना घर चले गए और घर जाते ही कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगे। मंत्र वगैरह पढ़ने से ना वो जो ऊपरी शक्ति थी वो हावी हो गई और बहुत ज्यादा हिंसक हरकत करने लगी। तब उसने 3 इलायची को लिया और उसको मंत्र पढ़ के निशा को खिलाया और निशा को जैसे खिलाया तो निशा ना बेहोश हो गई। जब निशा को होश आया तो उस व्यक्ति ने पूछा कल शाम को तुम कहीं गई थी? और निशा ने फिर थोड़ा दिमाग लगाया और बोली हाँ, मटके का पानी खत्म हो गया था तो मैं बाबरी पानी लेने के लिए गई थी। और निशा ने बाबरी वाली पूरी कहानी बताई। तो उस व्यक्ति ने कहा जब आप अकेले होते हो और अंधेरी जगह पर होते हो तो आसपास की अदृश्य शक्तियां आपके बुलावे का इंतजार करती है और शायद तुमने वही किया था, तुमने अपने बचाव के लिए किया था, पर वो तुम्हारे साथ आ गई थी। के बाद निशा धीरे धीरे ठीक हो गई और वो शाम के बाद कभी भी पानी भरने के लिए बावरी में अकेले नहीं जाती। तो शायद दोस्तों इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कोई भी सुनसान पानी वाली जगह, कुआं, नदी, तालाब इत्यादि इत्यादि किसी भी जगह पर, खासकर रात के समय, शाम होने के बाद रात के समय हमें किसी को भी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि वहां पर और कितनी शक्तियां हैं जो शायद आपके साथ आ जाए।